हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आरसीसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा था उसमें हमने डिज़ाइन भी देख लिया था, डिज़ाइन के बाद हमने जांच भी कर लिया था। चेकिंग में आपको हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताया था। चेकिंग में आपको बताया था नॉमिनल शेयर कैसे निकलता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट की चेकिंग कैसे करते हैं, फिर शेयर रेनफोर्समेंट का अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, स्टीरप्स के रूप में करेंगे या बेंट अप बार के रूप में करेंगे, या स्टीरप्स को आप वर्टिकल स्टीरप दे रहे हो या इनक्लाइंड स्टीरप दे रहे हो, इन सभी के बारे में हमने बात किया था वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डेवलपमेंट लेंथ के बारे में भी देखा था। ठीक है, जो कि अलग अलग केस में हमने आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स जो था वो फ्लेक्चर कंडीशन में भी हमने देख लिया था। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन, ठीक है, शियर या हम कह सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्चर हमने देखा। अब फिर हमने किसके बारे में देखा, शियर के बारे में देख लिया था। अब यहाँ पर हम चल रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, सर्विसबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? सर्विसबिलिटी के बारे में। कोलैप्सिबिलिटी में आपने कुछ देखा था, अब हम देख लेंगे सर्विसबिलिटी के बारे में। सर्विसबिलिटी में सामान्यतः डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के बारे में बात करते हैं। तो डिफ्लेक्शन जो है बहुत बड़ा है, तो हम उतना डीपली आपको लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, जितने भी फार्मूले हैं डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम केवल फार्मूले लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं और वो हम क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर देंगे। क्लियर होना है? तो कोई डाउट्स नहीं होंगे, बस आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है, जब समझते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे, आज हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसबिलिटी या डिफ्लेक्शन हम देख लेते हैं। डायरेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसबिलिटी। ठीक है, अब उसमें हम देख रहे हैं क्या, डिफ्लेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे क्रैकिंग। तो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग दोनों को मिला करके हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्रैकिंग बहुत ही छोटा है, डिफ्लेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग दोनों को मिला करके 2 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आज कुछ पार्ट 1 देखते हैं, पार्ट 1 हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका लेसन बहुत तीव्रता से खत्म होगा, तो जितना आप पीछे पढ़ा दिया गया है उसको आप दोहराते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं दोहराएंगे तो जैसे ही हम डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग खत्म करेंगे, बहुत ही तीव्र गति से आगे चलेंगे। तो अगर आप पीछे तैयार किए रहोगे, क्या करोगे, हमारे साथ आप चल सकते हो, नहीं चल पाओगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ऑफलाइन में भी आप देख चुके हो कि हमारे साथ चलना है तो मतलब क्या, पीछे वाला एकदम आपका क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो हमें मजाक नहीं कर रहे हैं, पीछे वाला अपना तैयार कर लीजिएगा, ताकि आगे जो है आप साथ में चलते रहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं 25-30 दिन और चलेगा, ऐसे खत्म। चलिए ठीक है, दे लेते हैं डिफ्लेक्शन में। ये डिफ्लेक्शन होता क्या है, थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पर। डिफ्लेक्शन होता क्या है, हमने कहा कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेंबर, एक हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इसको हमने किसी सपोर्ट पर टिका दिया और जैसे हमने इस पर लोड लगाया, हम क्या देखते हैं कि ये बीम हमारी कुछ क्या हो रही है, इस प्रकार से बेंड हो जा रही है। तो उसको हमने क्या कहा, डिफ्लेक्ट कर रही है, हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर गया, और इसी को हम कहते हैं क्या, डिफ्लेक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल सा कंफ्यूजन रहता है कि डिफ्लेक्शन और बकलिंग होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मेंबर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और इस पर ट्रांसवर्स लोड कार्य कर रहा है, तो यह मेंबर अपनी मूल स्थिति से, ठीक है, मूल स्थिति से हल्का सा बेंड हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे भैया ये हो रहा है डिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन। हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल मेंबर हो, ट्रांसवर्स लोड कार्य कर रहा हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर हो, ट्रांसवर्स लोड कार्य कर रहा हो, और ये अपनी स्थिति से क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा हट जा रहा है, तो इसके जो बीच में देख रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अर्थात ये वाली जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर बात से? दूसरा, यदि मेंबर आपका वर्टिकल है, इस पर एक्सियल लोड कार्य कर रहा है, मेंबर कैसा है, वर्टिकल, लोड कैसे कार्य कर रहा है, एक्सियल, और ये अगर अपनी स्थिति से कुछ इस प्रकार से विचलित हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं बकलिंग। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, बकलिंग। क्लियर हुआ? तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस आप ध्यान दीजिए इधर कि जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा उसमें हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, जो भी वर्टिकल मेंबर होगा उसमें हम किसकी बात करते हैं, बकलिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, लोड से भी आप कह सकते हो, अगर ट्रांसवर्स लोड कार्य कर रहा है डिफ्लेक्शन, एक्सियल लोड के कारण अगर अपने अक्ष से हट रहा है, तब उसको हम क्या कहते हैं, बकलिंग। तब क्लियर है, से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं, अगर इसका हम ट्रांसवर्स लोड लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये मेंबर आपका क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है?
अब ये जो डिफ्लेक्शन है किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, हमने कहा देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने 2 मीटर की रस्सी उठाया और 2 मीटर की रस्सी को हमने खींच के क्या किया, बांध दिया। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें, ठीक है, कोई भी सैगिंग नहीं हो रहा है। कितने मीटर की रस्सी उठाई, 2 मीटर की रस्सी उठाया और उसको हमने क्या किया कि 2 सिरे पर उठा के हमने क्या किया, इसको बांध दिया। इस प्रकार से दोनों सिरे पर उठा के बांध दिया। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन या क्या कोई भी सैगिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस पर हमने कपड़े भी डाल दिए, इस पर हमने कपड़े भी डाला, लेकिन जब कपड़े डाला गया तो हल्का सा नीचे की ओर बेंड हुआ, बहुत हल्का सा बेंड हुआ, हमें पता नहीं चला। अर्थात हम कह रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन हो तो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है उतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक 10 मीटर की रस्सी ले लीजिए। पहले हमने कितना ले रहे 2 मीटर, अब हम ले रहे हैं कितना, 10 मीटर की रस्सी। उतने ही डायमीटर का लेना है, या कहेंगे उतनी ही मोटाई की रस्सी लेना है जितने कि आप 2 मीटर के लिए थे। ठीक है, हमने क्या किया, डायमीटर को यहाँ पर फिक्स किया, डायमीटर को हमने यहाँ पर फिक्स किया और उस डायमीटर को हमने 10 मीटर के एक रस्सी उठाया। और जब 10 मीटर की रस्सी को 2 खंभों पर बांधा गया तो हम क्या देखते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से सैगिंग दिख रहा था। क्लियर से, इस प्रकार से सैगिंग वहाँ पर दिख रहा था। हमने कहा कि जैसे हमने लंबाई बढ़ाया डिफ्लेक्शन का मान भी यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। बता क्लियर। ठीक है, हमने किसको कांस्टेंट रखा था, उसके डायमीटर को कांस्टेंट रखा था। और हम कहेंगे कि उसका जो साइज है उस साइज को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो लेंथ बढ़ने से या स्पैन बढ़ने से, ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर और हम क्या देखते हैं, और हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब स्ट्रक्चर पर, जब किसी सेक्शन पर लोड का मान बढ़ाया जाए, जब किसी सेक्शन पर लोड का मान बढ़ाया जाए तो भी धर्म क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक बार ले लीजिए, एक सरिया ले लीजिए, इसको कुछ इस प्रकार से रख दीजिए, यहाँ पर एक लोग को बैठा दीजिए। एक लोग को हमने क्या किया, यहाँ पर बैठा दिया। हम क्या देखते हैं कि ये बहुत ही हल्का सा बेंड हुआ, बहुत ही हल्का सा बेंड हुआ। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक लोग को और बैठा दिया, एक लोग को और बैठा दिया। अब हम क्या देखते हैं, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड हो गया। हम कह रहे हैं क्या कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वही तो हमारा डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन क्या है, लोड लगने से पहले के न्यूट्रल एक्सिस तथा लोड लगने के बाद के न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, डिफ्लेक्शन हम बता रहे हैं, लोड लगने के पहले की न्यूट्रल एक्सिस तथा लोड लगने के बाद के न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं। और डिफ्लेक्शन को सामान्यतः वाई या डेल्टा से निरूपित करते हैं। क्लियर है से। ठीक है, हमने कहा जब लोगों का मान बढ़ाया, मतलब हमने लोड का मान बढ़ाया तो इनमें डिफ्लेक्ट भी यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। बता रहे क्लियर हो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मुख्यतः किस प्रकार कर रहा है भाई, स्पैन प्रकार कर रहा है। क्लियर हुआ। फिर लोड पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो यहाँ से। फिर और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है, यदि उसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया जाए, यदि उसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया जाए, मतलब गहराई को कम करके चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, ऐसे केस में भी डिफ्लेक्शन का मान बढ़ जाता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या क्या प्रभावित कर सकता है, और क्या क्या प्रभावित कर सकता है, तो हम कह सकते हैं श्रिंकेज प्रभावित करेगा। क्या क्या प्रभावित करेगा, इसको श्रिंकेज प्रभावित करेगा। और श्रिंकेज के साथ साथ क्रीप का भी प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर हुआ भाई, जाहिर सी बात है श्रिंकेज होगा तो क्रीप तो होगा ही। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन को सामान्यतः 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ, एक हमारा शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, दूसरा हमारा होता है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को मिला करके हम टोटल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। क्लियर हुआ से। ठीक है, तो ये सब आगे मिलेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको डिफ्लेक्शन समझ में आ गया है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, और जो पहले की न्यूट्रल एक्सिस थी, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखो डिफ्लेक्शन को हम सामान्यतः 2 प्रकार से लेते हैं। एक हमारा होता है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, दूसरा हमारा होता है शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। अब बात आती है कि डिफ्लेक्शन का मान कितना होना चाहिए, डिफ्लेक्शन का मान कितना होना चाहिए। हम कहेंगे कि डिफ्लेक्शन का मान या डेल्टा का मान अधिक नहीं होगा स्पैन अपान 250। दूसरा, इसका मान अधिक नहीं होगा स्पैन अपान 350। ठीक है, अब बात आती है कि हम किसको लेंगे। अब बात ये आती है
कि हम किसको लेंगे। अब देखिए सर, जब इस स्पैन अपान 250 की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों किसके लिए हैं, आरसीसी के लिए। दोनों किसके लिए, आरसीसी के लिए। अगर केवल स्टील की हम बात करेंगे तो स्पैन अपान 325 लिया जाता है, ठीक है, आप पीछे लिखे हो स्टील में। लेकिन जब हम आरसीसी की बात करेंगे तो आरसीसी में ये दोनों लिए जाते हैं। अब बात आती है कि हम यहाँ पर किसको लेकर चलेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो होता है, ठीक है, ऑल लोड इंक्लूड रहते हैं, ठीक है, ऑल लोड इंक्लूड रहते हैं, मतलब सभी प्रकार के लोड्स यहाँ पर रहेंगे या ले जाएंगे, चाहे वहाँ पर डेड लोड हो, चाहे वहाँ पर लाइव लोड हो, विंड लोड हो, अर्थक्वेक लोड हो, सभी प्रकार के लोड यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज, थोड़ा सा बड़ा लिखने भाई, इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज, क्रीप, ठीक है, टेम्परेचर, इन सब का इफेक्ट भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। किसको हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के कारण होने वाला प्रभाव, श्रिंकेज के कारण होने वाला प्रभाव तथा क्रीप के कारण होने वाले प्रभाव तथा सभी प्रकार के लोड भी यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्लूड रहेंगे। अब इनके पास पहुँचते हैं, ठीक है। जब इनके पास पहुँचेंगे यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर इसमें जो है आपका केवल डेड लोड लिया जाएगा, डेड लोड लिया जाएगा तथा इफेक्ट जो ऊपर था वही यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है, श्रिंकेज, क्रीप तथा टेम्परेचर, ठीक है, इन सब का इफेक्ट भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि जब स्पैन अपान 350 की बात करेगा तो वहाँ पर ऑल लोड्स ना लेकर के हम केवल डेड लोड की बात करेंगे और इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर ये भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्लूड रहेगा। अब बताओ भाई कौन सा लेना सही रहेगा, यहाँ पर कौन सा लेना सही रहेगा। तो हम कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं सभी प्रकार का लोड इंक्लूड है, यहाँ पर सभी प्रकार का लोड इंक्लूड है, अतः हम कहेंगे कि यही आपका उचित भी है। जबकि हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें हम कहेंगे कि केवल यहाँ पर डेड लोड ही लिया जा रहा है, ठीक है, लाइव लोड की हम गणना नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं क्या कि केवल डेड लोड के लिए हम बात नहीं करते हैं। भाई हमने कहा बीम बनाया गया, बीम डेड लोड हमें पता है, लेकिन हमने कहा कि क्या उस पर कोई लोड नहीं पड़ेगा, लोड पड़ेगा। और जब लोड पड़ेगा तो हम अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे आपको कि लोड का मान बढ़ने से डिफ्लेक्शन का मान भी क्या होता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है या डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। तो हम कह रहे हैं जब लोड बढ़ रहा है, लोड चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो हम काहे ना सभी प्रकार का लोड ले लें, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बताने का मतलब ये हुआ कि जब भी आरसीसी में डिफ्लेक्शन की बात करेगा तो हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात कर लेंगे, अर्थात डेल्टा का मान कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए स्पैन अपान 250 से। बता क्लियर यहाँ से कोई दिक्कत तो हमारे ख्याल से नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमने दिखा दिया है सभी प्रकार के, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है, और उसको आप लोग क्या कीजिएगा, छापिएगा, ठीक है। हम इसको लिख दे रहे हैं, उसको आप छाप लीजिएगा और फिर हम इसमें अभी समझाएंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं डिफ्लेक्शन में जो भी हमने बताया था वैसे यहाँ पर लिख दिए हैं हम, ठीक है। डिफ्लेक्शन ये जो क्लास नंबर 23.2 दिया गया है कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि नियम नंबर इतने के अंतर्गत धारा इतना उतना, ठीक है, तो वही है जैसे उसमें पढ़ते हो आप संविधान में, पॉलिटिक्स में पढ़ते हो नहीं कि अनुच्छेद ये है, आर्टिकल नंबर ये है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है कि डिफ्लेक्शन को क्लास नंबर 23.2 में रखा गया है, ठीक है। जिसमें हम पहले देख रहे हैं क्या, स्ट्रक्चरल मेंबर डिफ्लेक्ट व्हेन इट कैरीज अ लोड। हमने अभी आपको दिखाया था कि जब किसी मेंबर पर लोड अप्लाई होता है तब वह मेंबर क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। फिर अगला हम देख रहे हैं क्या, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग शार्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिमिट स्टेट डिजाइन के अंतर्गत, ठीक है, लिमिट स्टेट डिजाइन के अंतर्गत किसी भी रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में जो डिफ्लेक्शन होता है, किसी भी रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में जो डिफ्लेक्शन होता है वह, ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, या हम कह सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या यंग मॉडुलस भी आप कह सकते हो। ये क्या होता है अभी थोड़ा सा आगे हम बताएंगे, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस है उसी के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में जो भी डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वह लिमिट स्टेट डिजाइन के अंतर्गत किसके आधार पर लिया जाता है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के आधार पर लिया जाता है। और वो जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू होता है वह यंग मॉडुलस के वैल्यू पर लिया जाता है,
ठीक है, अभी आगे मिलेगा सब। फिर आगे में देखना है क्या कि द टोटल डिफ्लेक्शन इज टेकन एज द सम ऑफ शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन एंड लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 बार मिल गया, समझ लो क्या है ये। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें क्रीप का, ठीक है, गणना नहीं किया जाएगा। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें क्रीप के इफेक्ट को नहीं लिया जाएगा, जबकि लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें क्रीप के एक्चुअल इफेक्ट को लिया जाएगा। क्लियर हुआ, क्रीप के एक्चुअल इफेक्ट को लिया जाएगा, इसमें क्रीप के एक्चुअल इफेक्ट को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि जो भी टोटल डिफ्लेक्शन होगा वह शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन दोनों को मिला दीजिए, अब वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन का मान अधिक नहीं होना चाहिए स्पैन अपॉन 25 टू 50 और डिफ्लेक्शन का मान अधिक नहीं होना चाहिए स्पैन अपॉन 350 या 20। अब इन दोनों में जिसका मान कम होगा वही लिया जाएगा, इन दोनों में जिसका मान कम रहेगा वही लिया जाएगा। किसमें किसमें भाई, इसमें और इसमें। ठीक है, स्पैन अपॉन 350 या 20 mm या 20 mm, इन दोनों में जिसका मान कम रहेगा वही लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है, ये फाइनल डिफ्लेक्शन होता है। क्यों फाइनल डिफ्लेक्शन होता है, क्यों फाइनल डिफ्लेक्शन होता है, हम कहेंगे यहाँ पर सभी प्रकार के लोड इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के कारण इफेक्ट, क्रीप के कारण इफेक्ट, श्रिंकेज के कारण इफेक्ट, ये भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड रहता है। जब इसकी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें सभी इफेक्ट लिए गए हैं, जैसे टेम्परेचर के कारण होने वाला इफेक्ट, क्रीप के कारण होने वाला इफेक्ट, श्रिंकेज के कारण होने वाला इफेक्ट। लेकिन जब लोड की बारी आती है तो यहाँ पर केवल डेड लोड लिया जाता है, अतः हम इसको फाइनल डिफ्लेक्शन नहीं कह सकते हैं। फाइनल डिफ्लेक्शन हमारा कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। बता दो क्लियर वहां से। ठीक है, इट इज अ फाइनल डिफ्लेक्शन, साथ ही हमारा क्या है, फाइनल डिफ्लेक्शन होता है। ऑल लोड इंक्लूड, सभी प्रकार के लोड यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, फिर सभी प्रकार के इफेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये सारे इफेक्ट भी यहाँ पर ले जाएंगे। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज। ठीक है, लेकिन ऑल डेड लोड, अर्थात केवल यहाँ पर डेड लोड ही बात करेंगे। क्लियर हुआ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं कि इस डिफ्लेक्शन को हमें अगर रोकना हो, ठीक है, तो हम कैसे रोक सकते हैं। हम कहेंगे, ठीक है, स्पैन डेप्थ रेशियो के आधार पर। किसके आधार पर, स्पैन डेप्थ रेशियो के आधार पर। तो स्पैन डेप्थ रेशियो भी हम आगे जो है आपको बता रहे हैं। पहले से एक पॉइंट यहाँ पर और समझ लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर और समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आरसीसी सेक्शन है, मान लीजिए कोई आरसीसी सेक्शन है, आरसीसी सेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, हम जानते हैं इसके ऊपर जो होता है कंप्रेसिव जोन, इसके नीचे जो होता है हमारा टेंसाइल जोन होता है। और यहाँ पर जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ये रेनफोर्समेंट अनइक्वल है। ठीक है, किसी आरसीसी सेक्शन में, किसी आरसीसी सेक्शन में, ठीक है, कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन में डाली गई जो भी स्टील है या जो भी रेनफोर्समेंट है वह अनइक्वल है। ध्यान से देना, हम क्या कह रहे हैं, आरसीसी सेक्शन में कंप्रेसिव और टेंसाइल रेनफोर्समेंट अनइक्वल है, तो इसके कारण होने वाला श्रिंकेज, ठीक है, या होने वाला डिफ्लेक्शन, इसके कारण होने वाला डिफ्लेक्शन श्रिंकेज डिफ्लेक्शन कहलाता है। इनके कारण होने वाला डिफ्लेक्शन श्रिंकेज डिफ्लेक्शन कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने कहा आरसीसी सेक्शन है, कोई आरसीसी सेक्शन है, ठीक है, इसके टेंसाइल जोन और कंप्रेसिव जोन में डाले गए रेनफोर्समेंट अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, डाले गए रेनफोर्समेंट अनइक्वल है, तो इस कारण से होने वाला डिफ्लेक्शन श्रिंकेज डिफ्लेक्शन कहलाता है। बताओ क्लियर हुआ, ध्यान में आ गया नहीं भाई, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस आप सिंपल भाषा में कहना है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, कंप्रेसिव और टेंसाइल जोन में पड़े गए डाले गए रेनफोर्समेंट अनइक्वल है, तो उसके कारण होने वाला डिफ्लेक्शन क्या होगा, आपका श्रिंकेज डिफ्लेक्शन होता है। बताओ क्लियर वहां से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे हम देखते हैं थोड़ा सा कि डिफ्लेक्शन को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, डिफ्लेक्शन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि आरसीसी स्ट्रक्चर में होने वाले डिफ्लेक्शन को स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो के आधार पर कंट्रोल किया जा सकता है। किसके किसके आधार पर, स्पैन इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होगा इसके आधार पर हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। बता दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्पैन डेप्थ रेशियो होता क्या, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्पैन डेप्थ रेशियो इफेक्टिव डेप्थ होता है, उसको हम वैसे पढ़ देते हैं जल्दी से, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, डेप्थ रेशियो पढ़ते हैं। ठीक है, स्पैन डेप्थ रेशियो, लेकिन होता वास्तव में क्या है, स्पैन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो होता है। क्लियर यहाँ से, स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो होता है। ठीक है, बता रहे क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही डिपेंड कर रहे थे। हमने कहा क्रॉस सेक्शन को हमने सेम रखा और लेंथ को हमने बढ़ा दिया, डिफ्लेक्शन को बढ़ा वहाँ पर, ठीक है। अर्थात हमने कहा कि ये हमने दो खंभे बांध दिए, इनको दो जगह सपोर्ट प्रदान कर दिया और यहाँ पर हमने इसके क्रॉस सेक्शन को हमने क्या किया, फिक्स करा। क्रॉस सेक्शन को हमने कांस्टेंट रखा, जबकि इसके स्पैन को, इसके लेंथ को हमने क्या किया, इंक्रीज किया। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। फिर हमने कहा कि ये मान लेते हैं 10 मीटर है, इसका क्रॉस सेक्शन हमने एक बार क्या किया था, कांस्टेंट किया था। अब हम इसकी लंबाई को कांस्टेंट कर करके इसके क्रॉस सेक्शन को हम चेंज कर दे रहे हैं, इसके क्रॉस सेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में भी हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो सामान्यतः अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो के आधार पर ही सामान्यतः डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ठीक है, टेस्ट और प्रैक्टिकल मेथड होता है। पहले हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर तो हम कहेंगे कि स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ जो रेशियो होता है ये हमारा कैसा होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे टेस्ट और प्रैक्टिकल, ठीक है, मतलब हम जांच करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उसके आधार पर हम बताएंगे स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ हमारा कितना होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं बीम के लिए, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। दूसरा हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। फिर हमारा कंटिन्यूअस बीम है, अगर हम इनमें बात करेंगे कि स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एल और डी का जो भी अनुपात है, वो हमारा कितना होगा। कैंटिलीवर के लिए हम लेते हैं 7, सिंपल सपोर्टेड के लिए लेते हैं 20 और इसके लिए लेते हैं हम कितना, 26। बता रहे क्लियर से। अब बात ये आती है कि किसके आधार पर लिया गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग यहाँ कर लेंगे, लेकिन किसके आधार पर लिया गया है तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसके आधार पर। ये हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है, फाइनल डिफ्लेक्शन होता है। और फाइनल डिफ्लेक्शन होता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि फाइनल डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा का मान किस पे लिया गया है, स्पैन अपान 250 पर लिया गया है। बता दीजिए फाइनल डिफ्लेक्शन, ये जो यहाँ पर दिया गया है हमारा क्या है, फाइनल डिफ्लेक्शन होता है, अतः हम कहेंगे स्पैन अपान 250 पे लिया गया है, ठीक है। फिर अगला जो भी इसमें AST लिया गया है वह 1% लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जो भी वैल्यू दिया गया है ये किसके आधार पर लिया गया है, हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फाइनल डिफ्लेक्शन के आधार पर लिया गया है। और जो भी इसमें AST यूज किया गया है वो कितना यूज किया गया है, 1% यूज किया गया है। AST हमारा कितना, 1% यूज किया गया है। तथा जो यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील है वो आपका है FI 415, ठीक है। इतने बातों को मद्देनजर रखते हुए या इतने बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये तीनों वैल्यू को वहाँ पर लिखा है। बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। तो स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो के आधार पर हम कहेंगे इतना सारा मान आपका लिया जाता है, ठीक है। अब ये कितने के लिए होता है, तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है, यह केवल अप टू 10 मीटर स्पैन, ये 10 मीटर स्पैन के लिए ही लिया जाता है, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे यदि धरन का स्पैन 10 मीटर तक है तो हम कहेंगे ये वैल्यू आपका लिया जाएगा। ये वैल्यू कहाँ से लिया है, हम कहेंगे AST 1% था, ग्रेड ऑफ स्टील FI 415, फाइनल डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने इसको निकाला है। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या कि यदि वैल्यू या यदि स्पैन 10 मीटर से अधिक हो जाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसी वैल्यू में, ठीक है, ये जो हमने आप लिखा है, इसी वैल्यू में क्या करते हैं, ठीक है, 10 अपान स्पैन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 10 अपान स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसी वैल्यू में इससे हम गुणा कर देंगे जब स्पैन का मान 10 मीटर से क्या हो, अधिक हो जाए। बता क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये इतना सारी चीजें आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ रेशियो में हम इसको भी लिख दे रहे हैं और इसको भी आप छाप लीजिएगा, ठीक है, इसको भी आप छाप लीजिएगा, हो गया ना, ठीक है। तो स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट आपका दिख रहा है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एंड, ठीक है, टेस्ट ऑन प्रैक्टिकल बीम्स। अब हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि जो भी स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो का
कैलकुलेशन करते हैं वह एक प्रैक्टिकली मेथड होता है। तो हम कहेंगे कि उस पर हम बीम बनाएंगे, उस पर हम लोड लगा के चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद भी जो है हम उसको दर्शाएंगे। ठीक है, अर्थात कि इसका इफेक्टिव डेप्थ रेशियो और स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कितना लिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट देखना है क्या, दिस इज अ सेमी एम्पिरिकल मेथड, इट्स कवर ऑन क्लास नंबर 23.2.1 ऑफ IS 456। ठीक है, IS 456 के अंतर्गत पूरी RCC को हम देखते हैं। ये हमने पहले से हम जानते हैं, जब हम RCC को स्टार्ट किए थे तो वहीं पर आपको बता दिए थे, चाहे वो आपका वर्किंग स्टेट मेथड हो, चाहे आपका लिमिट स्टेट मेथड हो, वो सब IS 456 के अंतर्गत ही ले आता है। अब क्लास नंबर 23.2 के अंतर्गत हम डिफ्लेक्शन को देख रहे थे। अब उसी 23.2.1 के अंतर्गत हम स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो के बारे में देख रहे हैं। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर, था 10 मीटर तक। ठीक है, 10 मीटर तक जो आपका स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो का वैल्यू होगा वो वहाँ पर लिख दिया गया है। कैंटिलीवर बीम के लिए 7, सिंपल सपोर्टर बीम के लिए 20, कंटिन्यूअस बीम के लिए 26 लिया जाता है। ठीक है, सामान्यतः 10 मीटर के अंडर में सभी बीम हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए स्पैन का मान बढ़ रहा है, वैसे बढ़ता नहीं है, लेकिन ब्रिज यूज के केस में इसका मान बढ़ जाता है। तो जब स्पैन का मान 10 मीटर से एबव हो रहा है तो हम कहेंगे एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट से गुणा करते हैं। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कहाँ से हम निकालते हैं, हम कहेंगे 10 अपान स्पैन। ठीक है, स्पैन जितना है उठा के रख दीजिए, वहाँ से आपको एक फैक्टर मिल जाएगा और उसी फैक्टर को उठाकर हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम क्या कि दीज वैल्यू आर, ये जो वैल्यू है दीज वैल्यू आर बेस्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर बीम। पहला नंबर क्या, ये रेक्टेंगुलर बीम के लिए ही लिया जाता है। प्रिज्मेटिक बीम भी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर बीम विथ 1% AST। ठीक है, 1% इसमें क्या है, टेंसाइल एनफोर्समेंट है ऑफ FI 415 एंड दे लिमिट द डिफ्लेक्शन टू स्पैन। ठीक है, 250। अभी जो पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या क्या बताए थे कि जो भी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सामान्यतः 1% टेंसाइल एनफोर्समेंट, ग्रेड जो है स्टील का होना चाहिए FI 415 होना चाहिए, तथा जो भी डिफ्लेक्शन दिया गया है ये एक फाइनल डिफ्लेक्शन होता है, अतः इसका मान स्पैन अपान 250 के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग द बेसिक स्पैन डेप्थ रेशियो फॉर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन आर गिवन एंड शैल बी मॉडिफाइड फॉर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं क्या कि जो बेसिक स्पैन और डेप्थ रेशियो है वह विभिन्न सपोर्ट के लिए या विभिन्न कंडीशन के लिए आपका लिया जाता है। ठीक है, अब स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ जो भी आप देख रहे हो, कंडीशन इंड कंडीशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। कैंटिलीवर बीम है, सपोर्ट और कंडीशन इंड कंडीशन के बारे में बता रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो ये हमारा किसके आधार पर मॉडिफाइड किया जाता है। मॉडिफाइड करने के लिए हम कहेंगे क्या कि टेंसाइल स्टील या कंप्रेशन स्टील, मतलब अमाउंट उसकी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अर्थात AST ASC मतलब कंप्रेशन में जो स्टील है और टेंसाइल में जो स्टील है उसका एरिया, और दूसरा हम कहेंगे क्या टाइप ऑफ बीम। इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, मॉडिफाइड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया है। इसके बाद आपका है ठीक है कंट्रोलिंग। डिफ्लेक्शन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके बाद फिर है उसका कैलकुलेशन। ठीक है, डिफ्लेक्शन का टॉपिक यहीं पर होगा खत्म। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसे। कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या क्या करते हैं हम, पहला नंबर तो हम उसको कर्व दे दीजिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं कैम्बरिंग, दूसरा कंक्रीट की क्वालिटी को कंट्रोल, जो है कंक्रीट की जो क्वालिटी है उसमें आप थोड़ा सा गुणता अर्थात क्वालिटी को उसकी क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। अगला क्या है कि जो फालतू के आने वाले लोड हैं, इन लोड को भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, इसके डिफ्लेक्शन में कुछ कंट्रोल हो सकता है। अब जो कैम्बरिंग होती है, बात आती है कैम्बरिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये कुछ इस प्रकार से हम ऐसे उठा देते हैं। ये हमारे पास बीम रहता है और इसको हम कुछ इस प्रकार से ऐसे उठा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम कहेंगे ये हमने क्या किया, यहाँ पर कैम्बर प्रदान कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कैम्बर प्रदान कर दिया। ये कैम्बर कितना होता है, तो हम कहेंगे कि जो कैम्बर का मान होता है ये होता है स्पैन अपान 50 से लेकर स्पैन अपान 100 लिया जाता है। ठीक है, ये सामान्यतः कैंटिलीवर में प्रदान करने की जरूरत पड़ती है या ब्रिज में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पैन होता है। ठीक है, तो हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, कंक्रीटिंग वर्क को सुधार दिया, कंक्रीट के ग्रेड को हमने सुधार दिया। ठीक है,
फिर हमने कहा कि स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में हमने कैम्बर प्रदान कर दिया। फिर और हम क्या कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं क्या कि जो भी टेम्परेरी लोड है, उस टेम्परेरी लोड को भी हमने क्या किया, हटा दिया। तो इस प्रकार से हम डिफ्लेक्शन में कंट्रोलिंग कर सकते हैं। आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्लेक्शन में कंट्रोलिंग, ठीक है, किसके किसके द्वारा, कैम्बरिंग, ठीक है, कैम्बर प्रदान करके, कैम्बरिंग पहला हो गया। दूसरा आपका होगा कंट्रोलिंग कंक्रीट वर्क, ठीक है। तीसरा हमारा होगा रिमूवल ऑफ फॉर्म्स, फ्रेम भी कह देते हैं आप, फार्म, अब वही कहते हैं फार्म वर्क, ठीक है, प्रोप लेकिन यहाँ पर लगाए रहते हैं। 4 नंबर हम बात करेंगे कंट्रोलिंग टेम्परेरी लोड, ठीक है। इसके कारण हम कह सकते हैं क्या कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कैम्बरिंग, कंट्रोलिंग कंक्रीट वर्क, अर्थात क्रिएट भी उसका चेंज कीजिए और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाइए, ठीक है। रिमूवल ऑफ फार्म वर्क की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। फिर अगला हम देख रहे हैं क्या, कंट्रोलिंग टेम्परेरी लोड, अर्थात जो टेम्परेरी लोड है, जैसे अगर हम स्लैब को ढाल रहे हैं तो ऐसे में वहाँ पर वाइब्रेटर का लोड अलग रहेगा, ठीक है। फिर जो वहाँ पर आदमी दौड़ रहे हैं कंक्रीट को लेकर के प्लेसिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, उसका भी लोड अलग रहेगा। तो ऐसे लोडों को हम ये कह रहे हैं टेम्परेरी लोड है, ऐसे लोडों को हटा दीजिए तो भी वहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, कंट्रोल हो सकता है। अब कैम्बरिंग की अगर हम बात करेंगे तो कैम्बरिंग सामान्यतः स्पैन अपान 50 से स्पैन अपान 100 लिया जाता है। कैम्बर सामान्यतः ऊपर की ओर दिया जाता है, ना कि नीचे की ओर दिया जाएगा, ठीक है। किसकी ओर, ऊपर की ओर दिया जाता है अगर स्पैन 1.5 मीटर तक है। यदि स्पैन 1.5 मीटर तक है और कैंटिलीवर बीम है और स्पैन कितना है, 1.5 मीटर तक है, तो हम कहेंगे जो भी कैम्बर का मान दिया जाएगा वह स्पैन अपान 50 लिया जाता है। यदि स्पैन का मान 1.5 मीटर से अधिक हो रहा है तो हम कहेंगे कैम्बर का मान, ठीक है, इतने से इतने तक चेंज हो सकता है। कहाँ तक, स्पैन मान 50 से स्पैन मान 100 तक चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इतना हो गया डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में और आपका एक चीज है क्या, कैलकुलेशन, डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन। अब वो कैलकुलेशन देखेंगे कल, क्योंकि क्रैकिंग बहुत छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको और आपका जो है क्रैकिंग, इन दोनों को मिला के हम कल खत्म करेंगे। परसों से आपकी होगी स्टार्ट डिजाइन, ठीक है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.